आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यूनिट 6 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में इंडस्ट्री टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फिर आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या था और रोल ऑफ एसएसआई या इम्पोर्टेंस ऑफ एसएसआई को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एज वी नो दैट देयर आर द थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is also known as the agricultural sector, secondary sector is also known as industrial sector and tertiary sector is also known as service sector. तो आज हम सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने 1947 के टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी और हमारी इकोनॉमी के सारे ही सेक्टर जो थे, चाहे डेमोग्राफिक कंडीशंस थी या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था या इंडस्ट्रियल जो एस्पेक्ट था या एग्रीकल्चर एस्पेक्ट था, तो ये सारी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी उस समय। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, हमारे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, उन्होंने एक प्लान्ड वे में हर सेक्टर को डेवलप करने की बात की। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो कि 1951 से लेके 56 तक चला, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने की बात की गई। और 1956 में जब हमारा सेकेंड 5 ईयर लॉन्च हुआ तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भाई इतना फोकस क्यों किया गया, क्यों इतना उस पर एम्फसाइज किया गया? तो एज वी नो दैट इंडस्ट्री प्लेज an important role in the context of growth and development of a country. इंडस्ट्री जो है किसी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एपिसेंटर होती है। एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, industry imparts dynamism to growth process, growth of civilization and infrastructural growth is also based on the industrial development. So these were the importance of industry. Now ये जो इंडस्ट्री है इसमें रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या रोल रहा, कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल था। या हम अगर बात करें कि 1956 में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी गई, तो उसमें ये कहा गया कि इसमें ज़्यादा जो रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा, वो पब्लिक सेक्टर का होगा। तो ऐसा क्यों था? इसके पीछे कुछ रीज़न था। वो रीज़न ये था कि जो हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी औद्योगिकीकरण का जो प्रोसेस है, उसको हम सिर्फ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे नहीं छोड़ सकते और इसको सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के विजडम पे भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स थे कि क्या रीजंस था जिसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर था लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश। जैसे हमने पहले ही बताया कि 1947 के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया को एक बड़े धक्के की, बिग पुश की ज़रूरत थी और जिसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए था, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो at the time of independence, as we know that the Tata and Birla were the only established industrial houses in India, and the requirement of capital for the country's industrial growth was far beyond the capacity of these industrial houses. और
कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो इन इंडस्ट्रियल हाउसेस की कैपेसिटी के बाहर की बात थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ही आगे आना ज़रूरी था, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगा सकें। सेकेंडली, second point is this one, that is lack of incentive among the private entrepreneurs, demand due to limited size of the market। ये रीज़न क्या था? दैट इज़ कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास इतना इंसेंटिव नहीं था उनको, या वी कैन से दैट कि द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इट वाज ओइंग टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट। और ऐसा क्यों था? क्योंकि मार्केट का जो साइज था उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड था, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इतना इंसेंटिव नहीं था, कोई इंड्यूसमेंट नहीं मिल रहा था कि वो एक लार्ज मार्केट के लिए प्रोड्यूस करे। नाउ द थर्ड रीजन इज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। थर्ड रीजन इज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब गवर्नमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो फॉलो किया था दैट वाज द मतलब हमारा जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव था वो था कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को हम फॉलो कर रहे थे, जिसमें कि जो गवर्नमेंट का मेन एम था वो क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, ग्रोथ विद इक्विटी जो है मेन फोकस था रदर देन दी प्रॉफिट। क्योंकि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में हम सोसाइटी की वेलफेयर की बात करते हैं, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ा पीछे होता है। तो यहाँ पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को, चूंकि हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव भी था ग्रोथ विद इक्विटी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, तो इसको फॉलो करना था। तो इसलिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। नाउ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अनदर फैक्टर है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में स्टेट का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड रीजन्स है उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो इतना इंटरेस्ट लेगा नहीं कि उन एरियाज को वो डेवलप करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना होगा। एंड नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर को के कंसंट्रेशन को रोकने के लिए भी स्टेट का आगे आना बहुत ही ज़रूरी था। तो दिस वर द फैक्टर्स due to which the direct intervention of the state was considered very essential. Now our main very important topic, that is IPR 1956। अब ये IPR 1956 क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये बहुत ही बड़ा एक रेजोल्यूशन रहा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ में गवर्नमेंट की एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रही उस टाइम के, उस समय के हालातों को देखते हुए। तो दिस इज द क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो हम कह सकते हैं कि जो ये IPR 1956 था, ये गवर्नमेंट का एक क्लियर डिक्लेरेशन था कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में अपना लीडिंग रोल प्ले करेगी। और इसी रेजोल्यूशन ने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी और सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की, इंडस्ट्रीज को मतलब लगाने की पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसने सेकंड 5 ईयर प्लान का एक रोड मैप भी तैयार कर दिया, जैसा कि 1956 से हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का भी टाइम है। तो दिस वाज द माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये IPR 1956 एक तरीके से माइलस्टोन, मतलब कि मील का पत्थर जिसको कहते हैं, कि सोशल, हमने जो कहा कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस जो हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव भी है, तो उसको अचीव करने में ये एक माइलस्टोन साबित हुआ। अब ये क्या था? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो है इस रेजोल्यूशन के जो फीचर्स थे, इस रेजोल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इकोनॉमी में रेगुलेट कर रही थी। और दिस रेजोल्यूशन लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इस रेजोल्यूशन की कुछ ऑब्जेक्टिव थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? कि टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना, मतलब बढ़ाना। टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज, हमारे कंट्री में हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, और पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना। उसके बाद टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ में जो डिस्पैरिटीज है, मतलब कहीं कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम और वेल्थ है, कुछ के पास कम है, कुछ रीजन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, कुछ फॉरवर्ड है, तो उसको बैलेंस करना थ्रू द इंडस्ट्री। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि जो स्मॉल मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके हाथों में धन का और हमारी संपत्ति का वो कंसंट्रेशन ना हो पाए, ऐसी मोनोपोली को रोकना। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे आईपीआर 1956 के। नाउ very important features of industrial policy resolution IPR 1956 features we can say कि इस मतलब भाई उन्होंने कहा कि ये डिक्लेरेशन था, तो क्या डिक्लेयर किया, इसमें तीन मुख्य जो थे, तीन मेन डिक्लेरेशन किए गए, तीन मेन इसके प्रिंसिपल एलिमेंट थे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं इसमें स्क्रीन पे कि पहला जो इनका जो मेन एलिमेंट था दैट वाज द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का नया क्लासिफिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं कि थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को थ्री फोल्ड क्लासिफाई किया गया। सेकेंडली यहाँ दिया हुआ है कि स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया, और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और लास्ट है इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो हमारा मतलब मेन थ्री प्रिंसिपल अगर एलिमेंट की बात करें तो ये एक तरीके से था कि थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल कंसेशन। और ये जो सेकंड नंबर पे ये पॉइंट है इसको हम देख सकते हैं लास्ट में भी कि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा जोर दिया गया। तो चलिए हम पहला जो पॉइंट है इसका न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसको हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज को थ्री फोल्ड क्लासिफाई किया गया, मतलब थ्री शेड्यूल जो है स्टेट का क्या रोल होगा उस पर डिपेंड कर, मतलब उस पर डिपेंड करके इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में बांटा गया। वो कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो इंडस्ट्री का जो ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया 1956 में, ये किस पे डिपेंड था कि स्टेट का क्या रोल है, इस पर ये इसके बेसिस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया। तो शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्री थी इसमें ऐसी इंडस्ट्री को रखा गया, वो इंडस्ट्री थी जो कि मतलब एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसको की मैनेजमेंट, कंट्रोल पावर और उसका डेवलपमेंट सब कुछ स्टेट के हाथ में था, सब कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करता था। और इसमें 17 इंडस्ट्री जो है लिस्टेड की गई। फिर है शेड्यूल बी। अब इसमें कैसी इंडस्ट्रीज थी, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको कि मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों चला रहे हैं, शेड्यूल बी में ऐसी इंडस्ट्री रखी गई। हालांकि कोई भी नई यूनिट स्टार्ट करने का जिम्मा किस पे होगा, पब्लिक सेक्टर पे होगा, और प्राइवेट सेक्टर जो है सिर्फ पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करेगा, उसके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेगा। मतलब मेन प्राइवेट और पब्लिक दोनों तो हैं, लेकिन मेन जो रोल है वो किसका होगा, पब्लिक सेक्टर का होगा, प्राइवेट सेक्टर उसका रोल जो है सेकेंडरी होगा। और यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज थी, ये 12। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में जो इंडस्ट्रीज थी, मतलब जो ऊपर दोनों की कैटेगरी से जो इंडस्ट्रीज बच रही थी, वो इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। मतलब अदर जो रेसिडुअल इंडस्ट्रीज थी दे वर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। ऐसी इंडस्ट्रीज को किस में डाल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया गया। नाउ सेकेंडली स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि स्मॉल, और इसमें 1950 आईपीआर 1956 में क्लियरली ये कहा गया कि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री, अभी हम रोल में इसको डिस्कस करेंगे एसएसआई के रोल में, कि जो एसएसआईज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं और इनमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, जो कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही बेस्ट है।
तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात की गई। एंड थर्ड इज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीआर 1956 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात की गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जितनी भी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में लगेंगी, तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी, दे कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि वो सिर्फ और सिर्फ जब गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा तभी एस्टैब्लिश हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। अब यहाँ की मतलब अब ये लाइसेंसिंग लाने के पीछे क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था? तो बेसिक आइडिया ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू इंकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेसिकली क्या किया गया? रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किया गया। मान लीजिए कि अगर कोई फॉरवर्ड रीजन में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, बहुत ही डेवलप है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को वहाँ पे रोक सकती है लाइसेंसिंग के थ्रू। और अगर वो बैकवर्ड रीजन में लगाना चाहता है तो उसको कुछ कंसेशन प्रोवाइड करके गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर सकती है। तो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने कि मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री होगी वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही एस्टैब्लिश हो सकेगी और उसके लिए उनको लाइसेंस लेना होगा। अब मुद्दा ये है कि लाइसेंस क्या सिर्फ नई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए लेना है? नहीं, ऐसा नहीं था। लाइसेंस जो था वो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करना है तो भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत थी। और सपोज कोई इंडस्ट्री है वो किसी दूसरे फ्रेम में बिजनेस करना चाहती है, दूसरा वैरायटी कोई प्रोड्यूस करना चाहती है, तो भी उसको जो है कि लाइसेंस लेना होगा। तो न सिर्फ एग्जिस्टिंग मतलब न सिर्फ नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, बल्कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, या उसको दूसरी वैरायटी अगर कुछ प्रोड्यूस करनी है उसके लिए भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत थी। और लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। अब ये इंडस्ट्रियल कंसेशंस क्या थे? कंसेशन का मतलब क्या होता है? छूट। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ कंसेशन मिलेगा, तो मतलब छूट। तो इंडस्ट्रियल कंसेशन भी दिया गया। अभी तो हमने ऊपर बात की लाइसेंसिंग की, अब हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो लाइसेंसिंग वहां लगा देते थे फॉरवर्ड रीजन में, कंसेशन कहाँ लगाते थे? बैकवर्ड रीजन में, कि भाई कंसेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो थोड़ा इंड्यूस्ड होंगे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर द offered to the private entrepreneurs for establishing industry in the backward regions of the country. Now these concessions included the tax holiday एंड सब्सिडाइज पावर सप्लाई। अब ये टैक्स हॉलिडे क्या था? जैसे किस तरीके का छूट देना? टैक्स हॉलिडे देना। टैक्स हॉलिडे का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए उनको टैक्स कोई भी पे नहीं करना है। मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री लगती है, वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो उसका जो भी मैन्युफैक्चर करती है उस पर उसको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पर उसको कुछ सालों के लिए टैक्स पे करने से फ्री कर देगी कि उसको टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा कंसेशन में हम कह सकते हैं सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई एंड सब्सिडाइज्ड वाटर सप्लाई। तो उनको फ्री वाटर या फ्री पावर सप्लाई प्रोवाइड कराना, यस, बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा इंड्यूस्ड हो और बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाए। तो मुद्दा यही था कि लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ही तरह इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे थे। थैंक यू।